हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए इकॉनमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही विशेष सहायता दे सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप हमारे स्पेशल बैच अंतिम प्रहार ROARO को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें कई लोग कम नौकरी की ज़रूरतों के साथ काम करते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में आधे से ज़्यादा श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में ही काम करते हैं, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में। हालांकि ये क्षेत्र कम लोगों को ही रोज़गार देते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी में लोगों को श्रम का प्रयास बटा होता है। हर व्यक्ति कुछ काम करता है, लेकिन किसी को भी पूरी रोज़गार नहीं मिलती है। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि सभी लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके काम का सही मूल्य लोगों को नहीं मिल रहा होता है। और इनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। उदाहरण के तौर पर एक खेत में यदि 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उस खेत में अगर 4 लोग भी काम करते तो भी उत्पादकता उतनी ही होती। तो इस प्रकार से 6 लोगों के द्वारा किए गए काम की उत्पादकता शून्य हुई। वो 6 लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके काम करने से या ना करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में छिपी हुई बेरोजगारी या फिर इसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी के कुछ और कारण भी हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हैं कम रोजगार के अवसर, शिक्षा की कमी, अवसरों का अनुचित इस्तेमाल, बढ़ती हुई आबादी, निम्न कौशल स्तर। भारत में कौशल की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे युवाओं में, और इस कमी को पूरा करने के लिए ही भारत सरकार ने कौशल विकास योजना नाम से एक योजना चलाई थी, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रदान करके उन्हें रोज़गार के लिए तैयार किया जा सके। नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि और पूंजी की कमी। हमारा आज का अगला प्रश्न है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बी, IDBI द्वारा, सी, RBI द्वारा या डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, RBI द्वारा। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रा और साख से जुड़े हुए काम करता है। धन और बैंक ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारतीय रुपए के जारी करने और आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साख को नियंत्रित करता है। RBI ये तय करता है कि बाज़ार में कितना पैसा होना चाहिए, ताकि बाज़ार में धन का जो फ्लो है, पैसे का, रुपए का जो फ्लो है वो सही बना रहे और महंगाई भी बहुत तेज़ी से ना बढ़ने पाए। लोगों को ऋण यानी कि लोन बहुत ही ईजिली मिलता रहे, जिससे हमारी इकॉनमी जो है
वो एक उत्तरोत्तर विकास करते हुए आगे बढ़ती रहे। आरबीआई के कुछ अन्य काम हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक है, अर्थात आरबीआई अन्य बैंकों को साख प्रदान करता है, उनको धन प्रदान करता है ताकि वो अपने आगे के काम को बेहतरीन तरीके से कर सकें। यदि बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है। आरबीआई बैंकों को नियमित करता है, विनियमित करता है कि किस प्रकार से वो अपने आप को बाजार के अनुरूप सुरक्षित बनाए रखते हुए अपने काम को लगातार चालू रख सके। वाणिज्यिक बैंकों की नगद कोषों का अभिरक्षक है और अंतिम ऋणदाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका कार्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कीमतों को स्थिर रखना है, अर्थात इसका यह कार्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था में महंगाई इतनी भी ज़्यादा ना बढ़ने पाए कि जनता परेशान हो जाए और विकास रुक जाए, और इतनी भी कम ना होने पाए कि विकास के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस से क्या आशय है। प्रश्न का पूछने का अर्थ यह है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं और इसमें किस चीज़ का व्यापार किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए सोने का व्यापार, बी सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना, सी विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका व्यापार किया जाता है और उनके माध्यम से विनिमय किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस खुला बाजार परिचालन ओएमओ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, वित्तीय संपत्तियों या सरकार द्वारा बैंकों को जारी किए गए बॉन्डों की बिक्री या खरीद के लिए मुद्रा की आपूर्ति को समायोजित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसकी मदद से जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह अपनी साख पर नियंत्रण करते हैं और अपनी साख को बढ़ाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रपत्र में से किसके लिए साख का स्रोत है। वाणिज्यिक प्रपत्र निम्न में से किसके लिए साख का स्रोत है। ए विदेशी बैंक, बी कारपोरेट उद्योग, सी वाणिज्यिक बैंक और डी लघु उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है कारपोरेट उद्योग। वाणिज्यिक प्रपत्र वाणिज्यिक बैंक के लिए साख का स्रोत है। वाणिज्यिक बैंक धन जमा करने और कारोबार के लिए लोन देने जैसी सेवाएं देता है। बैंक ग्राहकों से नकद स्वीकार करता है और उनके नाम पर जमा खाता खोलता है। इसे प्राथमिक जमा कहा जाता है। इन जमा राशियों को मुद्रा से जमा राशि में बदला जाता है। ये जमा राशियां ऋण सृजन का आधार बनती हैं। इन्हीं जमा राशियों के आधार पर बैंक लोगों को लोन प्रदान करता है, ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंक समाज की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, लोगों की लोन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। बैंक ऋण देने के बाद बाकी रकम को लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। इससे बैंक की आय की क्षमता बढ़ती है और वह और अधिक कमा सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है। ए वस्तु निर्माण से, बी बैंकिंग से, सी शेयर बाजार से या डी विदेशी व्यापार से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शेयर बाजार से। बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से जुड़े हुए शब्द हैं। बुल का शब्द शेयर बाजार में उन लोगों के लिए किया जाता है जो भविष्य में बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। वहीं बियर शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो बाजार की कीमतों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। इसे साधारण तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि बाजार के चढ़ने को
बाजार में शेयर की कीमतों के बढ़ने को बुल के साथ जोड़ा जाता है और बाजार के गिरने को, शेयर की कीमतों के गिरने को बियर के साथ जोड़ा जाता है। कीमतें के बढ़ने को बुल के साथ और गिरने को बियर के साथ। शेयर बाजार में बुल और बियर शब्दों का इस्तेमाल जानवरों के हमले के तरीके से किया जाता है। बैल अपने सींगों को ऊपर उठाता है हमला करते समय, जबकि भालू अपने पंजे को नीचे की ओर घुमाता है। इसलिए जब शेयर मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे बुल कहा जाता है, और जब वो नीचे की ओर गिरता है तो उसे बियर कहा जाता है। बुल मार्केट का मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि बियर मार्केट का मतलब है कीमतें गिर रही हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में किया गया था, जिसका अनुसरण वर्तमान में पूरे विश्व में किया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? ए. गरीबी आकलन के लिए, बी. विनिवेश के लिए, सी. कर सुधार के लिए, या डी. विदेशी व्यापार के आकलन के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. गरीबी आकलन के लिए। रंगराजन समिति का गठन गरीबी के आकलन के लिए किया गया था। इस समिति का गठन साल 2012 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी। रंगराजन समिति ने गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर पद्धति का इस्तेमाल किया था। इस पद्धति में कैलोरी खपत, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च और अन्य बुनियादी ज़रूरतों जैसे कारकों को शामिल किया गया था, जिसे बास्केट ऑफ मिनिमम नीड्स कहा जाता था। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी का स्तर 2004-05 में 37.2% से घटकर 2012 में 29.5% हो गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाना चाहिए था। वहीं गांवों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाना चाहिए था। शहरों में 47 रुपये और गांवों में 32 रुपये। हालांकि ये रुपए खर्च करने वाली व्यवस्था ही मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि बास्केट ऑफ मिनिमम नीड्स के हिसाब से हर जगह पर और हर परिस्थिति में लोगों के पास मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने को गरीबी का स्तर माना जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ये आंकड़े प्रस्तुत करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, जिसमें इतने रुपए से कम खर्च करने वाले, इतने रुपए से ज़्यादा कमाने वाले, इस तरीके की चीज़ों को वो पेश करने की कोशिश करती है और जनता के सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है। रंगराजन समिति से जुड़ी कुछ और बातें भी महत्वपूर्ण हैं। रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति के आकलन को खारिज किया था। केंद्र सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में और रंगराजन समिति की रिपोर्ट में नहीं देखने को मिला था। देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति के मानकों और तरीकों की समीक्षा के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि रंगराजन समिति का मूल रूप से गठन किस लिए किया गया था, तो इसका गठन किया गया था तेंदुलकर समिति के मानकों और तरीकों की समीक्षा के लिए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए. मोंटेक आलूवालिया, बी. सी रंगराजन, सी. जी.वी. रामकृष्ण, या डी. सुब्बा राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. जी.वी. रामकृष्ण। विनिवेश की प्रक्रिया अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपनी अंश पूंजी को कम करती है, जिसमें आप अपने हिस्से की शेयर्स को सेल करते हैं। वर्ष 1996 में जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। अगस्त 1999 में इस आयोग ने 58 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में अपनी सिफारिशें दी की थी, जिसमें यह कहा गया कि 41 मामलों में सार्वजनिक विक्रय की अपेक्षा रणनीतिक विक्रय को प्रयोग किया जाना चाहिए। इसने केवल 5 सार्वजनिक उद्यमों में सार्वजनिक विक्रय की नीति की सिफारिश दी थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? ए. पेंशन फंड्स, बी. विकास बैंक, सी. निजी बैंक,
या डी आयात निर्यात बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पेंशन फंड्स। भारत में पेंशन कोष या पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। यह संस्था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका काम पेंशन फंड की योजनाओं और इससे जुड़े मामलों में ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा यह वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। पेंशन योजना से लोगों को निवेश करने और बचत करने का मौका मिलता है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय मिलती है। भारत में पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत सरकार में उच्चतम वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन की अधिकतम सीमा है, यानी कि जो आपको मैक्सिमम पेंशन मिलेगी वो आपके वेतन का 50% होगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह है। भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इसका मकसद भारत के सभी नागरिकों को 60 साल की उम्र के बाद एक निरंतर आय उपलब्ध कराना है, और यही कारण है कि भारत में पेंशन कोष का महत्व कम हुआ था, क्योंकि सरकार ने अटल पेंशन योजना नाम से योजना शुरू की थी और अन्य पेंशन योजनाएं भी शुरू की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन सिस्टम NPS की शुरुआत की थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली। ए 2001 में, बी 1964 में, सी 1994 में या डी 1993 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1964 में। भारत में निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड्स को साल 1966 में अनुमति मिली थी। इससे पहले सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड्स ही बाजार में काम कर सकते थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्मार्ट मनी का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए बैंक के बचत खाते में, बी इंटरनेट बैंकिंग में। यहाँ पर ऑप्शंस शफल हो गए हैं, इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे। बी बैंक के चालू खाते में, सी इंटरनेट बैंकिंग में या डी क्रेडिट कार्ड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में पैसे ना होने पर भी किसी चीज़ का भुगतान किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड से पैसे उधार लेने की सीमा होती है, जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। स्मार्ट मनी का एक और मतलब है अनुभवी लोगों या संस्थाओं द्वारा प्रबंधित पूंजी। इन लोगों या संस्थाओं के पास वित्तीय ज्ञान और संसाधन होते हैं। स्मार्ट मनी पर नज़र रखने से बाजार के रुझान और बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे खुदरा निवेशकों को सूचित फैसले लेने में मदद करती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि लोग क्या चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं। ये 10 प्रश्न थे आपके इकोनॉमी से संबंधित, जो आपके आगामी RO की परीक्षा में और PCS के एग्ज़ाम में आपको एक विशेष सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तो हम एक स्पेशल बैच 15 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही फास्ट वे में रिवीजन करवाएगी और आपकी तैयारी को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करेगी। और एग्ज़ाम तक आपको इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम्स में निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रदर्शन कर आएंगे। बूस्टर क्लासेस में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।